नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गांव के लोग के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आवाज थरथरा गई है, मेरी नहीं, उनकी जिनका वीडियो अभी हम आपको दिखाएंगे। गला बैठ सा गया है, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही है और जो लोग भी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं वे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस कुछ गड़बड़ा सा गया है। मटन, मुर्गा, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, अर्बन नक्सल, घुसपैठिए से शुरू हुआ सफर अब बैंक अकाउंट बंद करके पैसे हड़प लेने, बिजली काट कर घर में अंधेरा कर देने और नल की टोटी चोरी हो जाने तक के पहुंच गया है। चलिए, खराब हालात और मनोदशा को समझने के लिए पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि जनता के बीच क्रिया की कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। दोस्तों, 15 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी अगर देश की सबसे बड़ी समस्या नल की टोटी है तो फिर इतना ही कहा जा सकता है कि अब देश को विजन रखने वाले किसी युवा हाथों को सौंपने का वक्त आ गया है। दोस्तों, पिछले शनिवार को मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि 2024 के चुनाव को भारतीय चुनावी इतिहास के सबसे खराब चुनाव के रूप में ही याद रखा जाएगा। मैं अब भी अपनी इस बात पर कायम हूं और यह सच है कि जब कभी भी किसी गंभीर मंच से कोई बात उठेगी तो रणनीतिकार अवश्य कहेंगे कि 2024 का जो चुनाव है वो स्तरहीन राजनीति का सबसे कलंकित कालखंड था। लेकिन इसके साथ साथ यह भी याद रखा जाएगा कि विपक्ष ने झूठ का कारोबार करने वालों के साथ डटकर मुकाबला किया था और जनता के बीच असल मुद्दों को पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाई थी, पूरी कवायद की थी। साफ तौर पर कहूं तो सत्ता पक्ष के लिए यह चुनाव एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। अब इधर एक बड़े अखबार में खबर छपी है कि उद्योगपति अडानी इंडोनेशिया से घटिया कोयला खरीदकर भारत में महंगे दर पर बेच रहे हैं। देश में प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन उस खबर पर कोई जवाब देने के बजाय सत्ता पक्ष को इस बात की चिंता है कि इंडिया गठबंधन वाले नल की टोटी लेकर भागने वाले हैं। कोई कुछ भी बोले, लेकिन यह सच है कि देश ने बहुत सारे विदूषक देखे हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसे विदूषक को देखने के लिए देश विवश है जिसके पेट में दांत है। अब देश के सबसे बड़े पद पर आसीन कोई व्यक्ति मजाक करेगा तो फिर जनता का रिएक्शन कैसा होगा? जनता भी मजाक ही मजाक में गर्दा उड़ाने में लगी हुई है। सोशल मीडिया में एक से बढ़कर एक रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि साहेब, आप चाय बनाकर तो देखिए, इंडिया गठबंधन वाले आपकी चाय से दूध निकाल कर ले जाएंगे, आपके फ्रिज में रखे हुए दूध पर नींबू छिड़क कर भाग जाएंगे, रसमलाई से मलाई निकाल करके ले जाएंगे, जूतों से फीता निकाल कर ले जाएंगे। कोई मेहमान आ गया तो मेहमान के जाने के बाद प्लेट में जो बची हुई बिस्कुट है उसको खा करके भाग जाएंगे। बगीचे में आम को छोड़ देंगे और पेड़ को उखाड़ कर ले जाएंगे। आपके घर झूठी खबरों से भरे हुए जितने भी अखबार आते हैं सब अखबार लेकर भाग जाएंगे। आपके घर की घंटी बजाकर भाग जाएंगे। पता नहीं जनता इंडिया गठबंधन वालों को क्या क्या करके भगाना चाहती है
या दौड़ाना चाहती है। लेकिन इस पूरे मामले में मुझे देश के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की टिप्पणी सबसे बेहतर लगी। उन्होंने रेलगाड़ी के संडास की एक फोटो को शेयर करते हुए लिखा है, कोई ले जाएगा इस आशंका से मग को जंजीर से बांध दिया गया है। ले जाने के डराने के नाम पर आपकी हालत भी मग के जैसी हो सकती है। दोस्तों, बीते एक हफ्ते में बहुत सी घटनाएं हुई हैं। 5 चरण का चुनाव हो चुका है और 6वें चरण का चुनाव 25 मई को हो रहा है। इस बीच फर्जी वोटिंग की कोशिशें हुई हैं। बिहार के सारण में गोलीबारी से कुछ लोग मारे गए हैं। हालांकि सोशल मीडिया में यह कहा जा रहा है कि सारण हिंसा के मुख्य कर्ता धर्ता राजीव प्रताप रूडी है, लेकिन एफआईआर आरजेडी की रोहिणी आचार्य, भोला यादव सहित कुल 8 लोगों पर दर्ज की गई है। चुनाव के बाद एक बार फिर यह सवाल उठा है कि आखिरकार चुनाव आयोग किसका साथ दे रहा है। जब चुनाव बेहतर भारत के निर्माण के लिए हो रहा है और जनता चुनाव में हिस्सेदारी दर्ज कर रही है, तो फिर आयोग को यह बताने में दुविधा क्यों हो रही है कि कहां कहां कितने वोट पड़े और मतदान का वास्तविक प्रतिशत क्या है। दोस्तों, इस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने ज्यादा अखबारों और चैनल वालों को इंटरव्यू दे डाला है कि सवालों और जवाबों की पुनरावृत्ति के चलते एक ऊब सी पैदा हो गई है। अखबारों के पाठक और उसकी पठनीयता तो वैसे भी पहले से कम हो गई थी, और इधर पिछले कुछ सालों से लोग चैनल में समाचार के बजाय दक्षिण भारत की फिल्मों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब यह अलग बात है कि अखबार और चैनलों के मालिक, संपादक, पत्रकार और कैमरामैन सबके सब इंटरव्यू ले लेकर के बेतहाशा खुश हैं। सबको लग रहा है कि अब तक जीवन बेकार जा रहा था, आकाश से देवता पुष्प वर्षा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दे दिया है तो जैसे जीवन सफल हो गया है। प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड की गई बातचीत को दिखाने के लिए होड़ मची हुई है। सोशल मीडिया में जमकर प्रमोशन चल रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सारे अखबार और चैनल मिलकर के भी एक यूट्यूबर ध्रुव राठी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ध्रुव राठी का हर एक वीडियो गांव-गांव तक पहुंच रहा है। दोस्तों, देश और दुनिया के अच्छे संस्थानों में काम करके निकले हुए जितने भी खबर नवीस है, उन्होंने अब तक तो यही बताया है कि हर अखबार और चैनल को पहले सशक्त विपक्ष होना चाहिए। लेकिन देश में सब कुछ उल्टा हो रहा है। अखबार और चैनल सत्ता पक्ष के भोपू बन के रह गए हैं। यही एक वजह है कि जगह जगह से गोदी मीडिया, गो बैक के नारे सुनाई दे रहे हैं। मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, गो बैक, गो बैक। विपक्ष के नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि 4 जून का जो दिन होगा वह मीडिया की आजादी का भी दिन साबित होने वाला है। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में देश की जो 90% आबादी है उसकी हिस्सेदारी और 10% आबादी को मिलने वाले लाभ की खुलकर चर्चा होने लगी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस बात को कई मौकों पर कई तरह से उठाया है कि मीडिया किसका है। वह गरीब, किसान, मजदूर और आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई खबरें क्यों नहीं दिखाता है। मीडिया के लोग बेमतलब के सवाल पूछते हैं और बेमतलब के जवाब पाकर आत्ममुग्ध रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। कोई इसे माने या ना माने, लेकिन यह सच है कि 90% लोगों की हिस्सेदारी के मसले ने इस चुनाव में एक गहरी पैठ बना ली है। राहुल गांधी के हाथों में दिखने वाली संविधान की लाल किताब असर डाल रही है। अब हर सेक्टर में यह बात उठने लगी है कि दलित, आदिवासी, कमजोर तबकों को कितना फायदा मिल रहा है।
जो वंचित है उन्हें क्या हासिल हो रहा है। दोस्तों, इधर एक खबर ने सबको चौंकाया है। हाल के दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान आया है कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान के कई अर्थ तलाशे जा रहे हैं। राजनीतिक प्रेक्षक कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच पिछले कुछ समय से ठन गई है। प्रेक्षकों का यह मानना है कि आरएसएस मोदी की राजनीतिक शैली से परेशान है, जबकि कुछ प्रेक्षकों का यह कहना है कि बीजेपी में 60% से ज्यादा मौजूदा जो सांसद हैं वो आरएसएस की शाखा से ही निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर कई मुख्यमंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश प्रदेश के जो सभी संगठन मंत्री होते हैं आरएसएस से ही भेजे जाते हैं, यानी बीजेपी का पूरा ढांचा आरएसएस से ही बना हुआ है। इसलिए दोनों को अलग मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। राजनीति के कुछ जानकारों का कहना है कि बीजेपी निरंतर हार की तरफ बढ़ रही है। यदि 2024 के चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, जिसकी संभावना अधिक है, तो इससे आरएसएस की छवि पर फर्क पड़ेगा। तो आरएसएस की छवि को बचाने के लिए नड्डा का यह बयान सामने आया है कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें अभी और बड़ा विश्लेषण आना बाकी है। इधर आप सबने एक बात और गौर की होगी और वह यह है कि अचानक पलौदी का सट्टा बाजार रुख बताने लगा है। मुंबई का सट्टा बाजार हार जीत का आंकड़ा देने लगा है और तो और कई तरह के राजनीतिक विश्लेषक, अर्थशास्त्री, साधु, संत, पंडित यह बताने में लग गए हैं कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। भविष्यवाणियां चल रही है। एक प्रशांत किशोर भी हैं जिनके कई तरह के दावों से चैनल अटे पड़े हैं। यह अलग बात है कि प्रशांत किशोर की पहली जैसी साख बची नहीं। उनकी कई भविष्यवाणियां ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए जनता के बीच उनकी बात का कोई असर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, चलते चलते आप यह 2 तस्वीर अवश्य देखिए और तस्वीरों को देखने के बाद यह भी बताइए कि यह तस्वीरें कब की है, किस पत्रकार ने दोनों मूर्धन्यों का अलग अलग समय में इंटरव्यू लिया था और दोनों को पानी क्यों पीना पड़ा था।